नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर हिस्ट्री, इतिहास लेखन एवं उसकी अवधारणा, उपकरण वगैरह वगैरह। अध्याय 1 इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण उपागम, और इसमें हम समझेंगे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। दरअसल विभिन्न 8 प्रकार के दृष्टिकोणों में हम बात कर रहे हैं एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में। और भी बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में एमए सेकंड सेमेस्टर ढूंढिए और अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या होता है। दोस्तों, आपने पिछली कक्षाओं में साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ा होगा। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद यानी कि जब आप किसी के अधिकार क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, आपने किसी के क्षेत्र में कब्जा कर लिया तो वह साम्राज्यवाद है। इसी चीज़ को साम्राज्यवाद कहते हैं, और जब इससे प्रेरित लेखन होने लगे तो उसे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कहते हैं। इतिहास में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम साम्राज्यवादी देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप समझेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में विकसित देशों की अन्य देशों के प्रति आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति के कारण इतिहासकारों में इतिहास के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को महत्व प्राप्त हुआ। इस काल में कुछ विद्वानों ने सैनिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व की स्थापना को साम्राज्यवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण का कारण बताया। प्रारंभ में यूरोप के देशों ने, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आदि प्रमुख हैं, एशिया व अमेरिका के विभिन्न भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा का परिचय दिया। दोस्तों, एक सामान्य सा सिद्धांत है, जब आपके पास ताकत होती है तो आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसी के पास बहुत सारे हथियार दे दो और उसे अगर हथियार चलाने का शौक़ है, उसके सामने कोई दुश्मन नहीं है, तो वो खुद दुश्मन बनाएगा और उन हथियारों का उपयोग करेगा। इसी तरह से जब एक देश पूरी तरह से संपन्न होता है और उसके आसपास कमज़ोर देश उसे नज़र आते हैं, तो पूरी कोशिश करता है कि वह उन पर अधिकार कर ले। जैसे कि वर्तमान समय में आप चीन की पॉलिसीज़ को देखते होंगे। चीन अपने कर्ज के जाल में, जिसे ट्रैप पॉलिसी कहते हैं, वो अपने कर्ज के जाल में छोटे छोटे देशों को फंसाता है और फिर उनके इम्पोर्टेंट बंदरगाह, पोर्ट्स या फिर उनके देशों से रोड बनाता है। अभी जैसे कि सीपेक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सड़क बना रहा है वो। इसी तरह से आप देखेंगे कि चाइना कभी भी भारत जैसे या फिर अमेरिका जैसे बड़े देशों को लोन नहीं देता। चाइना छोटे छोटे देशों को लोन देता है, जिससे वे उसे भर ना पाए और फिर उन्हें अपने किसी भी इम्पोर्टेंट लोकेशन को उसे लंबे समय के लिए लोन लीज पर देना पड़े। इसी तरह से यही प्रवृत्ति पहले देशों में होती थी। उस समय इस तरह से यूएन जैसे संगठन नहीं थे, लोकतंत्र नहीं था। इसके कारण बड़े बड़े देश आसानी से छोटे देशों पर कब्जा कर लेते थे, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत पर किया, चाइना पर किया, अमेरिका पर किया और अफ्रीका के अलग अलग देशों पर किया। दोस्तों, जो इटली प्रारंभ में मैज़िनी, गैरिबोल्डी जैसे और काउंट कैबो जैसे लोगों के जरिए आज़ाद हुआ, और जिसके यह विचार थे कि सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, और वह कहा करते थे, मैज़िनी कहा करता था कि इटली केवल इटली वासियों का है और सभी को अपनी स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार है। लेकिन जब इटली आज़ाद हुआ और इटली शक्तिशाली बना, तो उसने खुद अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज़ डेवलप कर ली। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब है कि जब कोई शक्तिशाली बनता है तो वो अपने से छोटे लोगों को दबाना शुरू कर देता है। अब हर कोई भारत जैसे तो नहीं बन सकता ना, कि विश्व गुरु होने के बाद भी, सोने की चिड़िया होने के बाद भी हमने इतिहास में किसी पर अधिकार नहीं किया। इसीलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। दोस्तों, फलतः यह प्रवृत्ति इतिहासकारों में भी विकसित हुई और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण इतिहास लेखन की ओर ध्यान दिया। यहाँ पर 2 पॉइंट्स में हम साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। साम्राज्यों का उत्थान पतन, साम्राज्यवाद का विस्तार। मैं आपको आगे पढ़कर सुनाऊं, उससे पहले शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ।
साम्राज्यों का उत्थान पतन। एक साम्राज्य गया, दूसरा साम्राज्य आया। जैसे कि हम इतिहास में देखते हैं, बड़े बड़े महाराजा हुए, बड़े बड़े शासक हुए, वीर सूरवीर हुए। वो क्या करते थे, जब वो शक्तिशाली हो जाते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर शासन कर लिया। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो फिर उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को देखा और उन पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। एक समय आया कि पूरे भारत में एक छत्र राज्य चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशजों का हुआ। यही काल आप अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर या फिर औरंगजेब के काल में भी देखते हैं। तो यह साम्राज्यवादी नीतियां न केवल अंग्रेज या यूरोप की देन है, यह इतिहास की शुरुआत से ही चली आ रही है। आर्यंस ने भी द्रविड़ों पर इसीलिए हमला किया था क्योंकि वे शक्तिशाली थे। दूसरे नंबर पर आता है साम्राज्यवाद का विस्तार। दोस्तों, साम्राज्यवाद का विस्तार अलग अलग तरीके से हुआ। जहां सामान्य रूप से एशिया के उत्तर और पूर्वी एशियाई देशों को ज़्यादा उपनिवेश बनाया जाता था और अफ्रीका को नहीं बनाया जाता था, क्योंकि अफ्रीका को काला महाद्वीप यानी कि ऐसा महाद्वीप जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते। लेकिन जब वैज्ञानिक रिसर्च हुई और पता चला कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इसीलिए अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना भी कहते हैं। तो उसके बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने अफ्रीका में भी अपनी कॉलोनीज डेवलप की। इस तरह से आप इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। चीज़ों को समझकर लिखने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी और मज़ा भी आएगा। आइए अब पढ़ते हैं साम्राज्यों का उत्थान पतन। साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति में समय समय पर उत्थान और पतन का भी उल्लेख मिलता है। 1815 से 1870 ईस्वी तक के काल को साम्राज्यवाद की दृष्टि से पतन का काल स्वीकार किया जाता है। क्यों स्वीकार किया जाता है? क्योंकि 1815 में वियना कांग्रेस हुई, जिसमें जितना भी नेपोलियन बोनापार्ट ने साम्राज्य विस्तार किया था वो सब छिन्न भिन्न हो गया। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड जैसे देशों ने आपस में बांट लिया। उसके बाद से इटली हो या जर्मनी हो जैसे देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने आप को यूनिफाइड किया। दोस्तों, यही कारण है कि इस समय साम्राज्यवाद धीमा पड़ गया। लेकिन इसके बाद जब ये देश स्वतंत्र हुए तो इन्होंने साम्राज्यवाद की नीति को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात इटली, जर्मनी और जापान आदि देशों ने इस दौड़ में भाग लिया और साम्राज्यवादी शक्तियों ने छोटे और दुर्बल राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्राचीन और मध्यकाल में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां नहीं थीं। दोस्तों, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट हर्ष, कनिष्क, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर जैसे शासकों ने इस प्रवृत्ति को अपनाया था। अतः इतिहास में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां प्रारंभ से ही विद्यमान रही हैं। चाहे भारत के इतिहास की बात करें या किसी भी विश्व के इतिहास को उठाकर देख लें, जब भी कोई शक्तिशाली राजा हुआ उसने अपने आस पड़ोस के छोटे छोटे राजाओं को अपने में मिलाने का प्रयास किया। दूसरे नंबर पर आता है साम्राज्यवाद का विस्तार। धीरे धीरे अफ्रीका और चीन में भी यूरोपीय साम्राज्यवाद ने भी अपने पैर जमाने प्रारंभ कर दिए थे। उत्तरी एशिया में रूस तेजी से अपने साम्राज्य विस्तार में संलग्न था, जिसके कारण उसकी सीमा दक्षिण पश्चिम चीन के दिव्य साम्राज्य को छूने लगने लगी थी। इसी प्रकार जापान का समुराई वंश अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण पश्चिमी देशों की भांति चीन में साम्राज्य विस्तार के लिए कूद पड़ा था। इसी प्रकार प्रारंभ में लोग अफ्रीका, अन्य महाद्वीप के संबंध में अधिक जानकारी नहीं रखते थे, परंतु बाद में यूरोप के विभिन्न देशों ने अपने स्वार्थ के कारण यहाँ पर अपने साम्राज्य स्थापित करने में संलग्न हो गए और अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप के कई देश अफ्रीका की इस लूट में शामिल हो गए। यह सब उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा या फिर उनके लालच का प्रमाण था। वस्तुतः साम्राज्यवाद की लालसा ही 2 विश्व युद्धों का महत्वपूर्ण कारण थी। साथ ही एशियाई देशों के कई शक्तिशाली जन आंदोलन के पीछे भी यह प्रवृत्ति विद्यमान रही है। अतः
इस काल के इतिहासकार भी साम्राज्यवाद की भावना से अछूते नहीं रहे और उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को आधार बनाकर इतिहास लेखन को प्रारंभ किया। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि आपने साम्राज्यवाद पढ़ाया है, इसमें साम्राज्यवादी लेखन किस तरह से है और कहाँ पर है? तो मैं ये आपको बता दूं कि साम्राज्यवाद से प्रभावित होकर कुछ भी लिखना साम्राज्यवादी इतिहास लेखन दृष्टिकोण कहलाता है। अगर आप किसी के उपनिवेश बनाने की कहानी लिखते हैं तो वह भी साम्राज्यवाद से प्रेरित लेखन कहलाएगा। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर किस तरह से प्रश्न बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को समझाइए, या फिर आपको किसी की कोटेशन दे देगा और बोलेगा कि बताइए बिट्रेन ने अपने आप को किस तरह से खड़ा किया, साम्राज्यवाद के विस्तार के बारे में बताइए, इतिहास में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है, या फिर विभिन्न उपागमों को इतिहास में विभिन्न उपागमों को समझाते हुए साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखिए, हम भी अपनी तैयारी जारी रखते हैं और जल्द मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहते हैं, जब इस बात का एहसास हो कि लक्ष्य हासिल करना अब संभव नहीं है तो लक्ष्य को नहीं, उसे पाने के प्रयासों को बदल दीजिए, लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़िए। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।